हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज पीडीएफ फाइल थ्रू पढ़ाने वाला हूं, डरो मत घबराओ मत। ये वो टॉपिक है जो इस साल एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा। खाना छोड़ दो, चाय पीना छोड़ दो, पर ये टॉपिक मत छोड़ना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ओके सर, ओके सर, ओके। चलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण देख लेते हैं आज इस टॉपिक को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में डाल लो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। अब उसका यूज़ आपको कैसे करना है बस यही बताता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पौधों के लिए, जीवों के लिए हमें उसका यूज़ करना है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। कैसे करोगे वो देखो। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो होता है ना, वो अमोनिया बनाने में या दूसरे उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाता है, ठीक है, ताकि जीव और पौधे उसका यूज़ कर सके। और ये जो चीज़ है ना, वो पौधों के लिए बहुत बहुत ज़रूरत है, यानी कि आवश्यक है, ऐसे बोल दो। तो देखो जरा डेफिनेशन पे ध्यान देना। नाइट्रोजन फिक्सेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया या अन्य उपयोगी यौगिकों में बदला जाता है। अमोनिया या अन्य उपयोगी यौगिकों में बदला जाता है। अब अन्य उपयोगी यौगिक जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो कि नाइट्रोजन के व्युत्पन्न होते हैं और उनका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में कर सकते हैं। अरे घबराओ मत, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को, ठीक है, अमोनिया या अन्य उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है ताकि पौधे और अन्य जीव, ठीक है, उसका उपयोग कर सके। और ये पौधों के लिए जो मैंने लिखा ना, ये ब्लू पेन से, ये पौधों के लिए आवश्यक है। सबसे पहले डेफिनेशन याद हो गई, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो डर तो नहीं लग रहा इसको देख के, नहीं लग रहा ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्या क्या महत्व है इस चीज़ का। तो सबसे पहले देखो, प्लांट्स मतलब पौधों को नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्रोटीन, एंजाइम और क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए। यानी कि किसको, प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोटीन, एंजाइम और क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए। किसको, पौधों को नाइट्रोजन की क्या आवश्यकता है, प्रोटीन, क्लोरोफिल और एंजाइम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। समझ गए पहली लाइन। दूसरा पॉइंट, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, यानी कि उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट, पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। ओए होए, अबे यार एक बात बताओ, यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कंपाउंड है जो यूरिया होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2 CONH2। क्या इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है? नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, यानी कि पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है, यानी कि पौधों में ज़्यादा वृद्धि करता है, ठीक है। उनको प्रोटीन, एंजाइम, क्लोरोफिल आदि क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है। तभी तो यूरिया का यूज़ करते हैं हम लोग, समझ गए। तो इंपोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, ये बना के लिख के आना कि प्लांट्स को नाइट्रोजन जो होती है ना, यानी कि प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोटीन, एंजाइम तथा क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक होती है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है और जिससे पौधों की ग्रोथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ गए इंपोर्टेंस, ठीक है। चलिए अब ना टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार का होता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वो होता है सिम्बायोटिक और एक होता है नॉन सिम्बायोटिक। एक सिम्बायोटिक और एक नॉन सिम्बायोटिक। बाकी जो मैंने लिखा है ना ये वाला, वैसे दो प्रकार का होता है मुख्यतः, बायोटिक एंड, यानी कि सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। लेकिन इसके अलावा एक ये भी होता है बायोलॉजिकल और एक होता है इंडस्ट्रियल। ये जो होता है ये अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो ये वाला सिम्बायोटिक और एक नॉन सिम्बायोटिक। चलिए अब ये
बायोलॉजिकल क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मैंने लिखा ऊपर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहला लिखा बायोलॉजिकल, दूसरा लिखा मैंने सिम्बायोटिक, फिर तीसरा लिखा मैंने नॉन सिम्बायोटिक और चौथा लिखा इंडस्ट्रियल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बायोलॉजिकल। मिट्टी में मौजूद कुछ विशेष बैक्टीरिया जैसे, ठीक है, राइजोवियम और एजोटोवैक्टर, ठीक है, लाइन पर ध्यान, एजोटोल बोल दो या एजोवैक्टर लिखा हुआ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु जैसा बोलते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और नीले हरे शैवाल इस काम को करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन, जितने भी शैवाल होते हैं ना और ये बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? नाइट्रोजन गैस को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, अमोनिया के रूप में या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में या नाइट्रेट के रूप में, किसी ना किसी रूप में ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बन जाती है। चलिए तो ध्यान देना बेटा ठीक से। तो ये दो वेक्टर के नाम, दो बैक्टीरिया के नाम याद करो, एक राइजोबियम और एक, ठीक है, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम, इन दोनों वेक्टर के नाम याद कर लो। ठीक है, एक साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे सवाल मतलब साइनोबैक्टीरिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वायु की मुक्त नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ संगठित करके नाइट्रोजनी यौगिक बनाते हैं, समझ गए। यानी कि वायुमंडलीय, जो वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं ये, ठीक है, मिट्टी में मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाकर, ठीक है, नाइट्रोजनी यौगिक बना लेते हैं, है ना। समझ गए चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। सेकंड नंबर देखो जरा बेटा, कौन सा है सेकंड नंबर हमारा? सेकंड नंबर सहजीवी आ गया, यानी कि सिम्बायोटिक। दलहनी पौधों, अब ये सहजीवी मतलब जो दूसरे पौधे पर रहकर उससे लाभ लेता, दूसरे पौधे पर रहकर उससे लाभ लेता। तो देखो दलहनी पौधों की जड़ों में गांठें बनाकर राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। लगा लो हिसाब, दलहनी पौधों की जड़ों, जो दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में, ठीक है, बनाकर राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक। अब ये तो सिम्बायोटिक है क्योंकि ये तो जड़ों में रहते हैं, लेकिन कुछ मुक्त भी रहते हैं जिनको आप बोलते हो नॉन सिम्बायोटिक, ठीक है, यह है गैर सहजीवी। देखो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया, समझ गए, वो तो दूसरे चीज़ से लाभ लेते हैं और ये जो है ये मुक्त रहते हैं। इनके लिए कोई जड़ों की जरूरत नहीं है, कोई गांठों की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे सीधे मिट्टी में होते हैं। ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर और तुम्हारे पास क्लोस्ट्रीडियम या क्लोस्ट्रीडियम भी ये काम करते हैं। ठीक है, मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टीरिया यानी कि एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम भी ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया हमारा। चौथा नंबर आता है हमारा नेचुरल। जैसे ऊपर से बिजली गिरी धम, आहा, ठीक है, बिजली, देखो बिजली चमकने के दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड जैसे नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जो बारिश के साथ नीचे आते हैं। अब वर्षा के साथ ये जो अम्ल है ना भूमि, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारे पास, एसिड होता है, वर्षा के साथ कहाँ जाएगा तो हमारे पास नीचे आ जाएगा। अरे जब बिजली कड़की, बिजली कड़कने से जो नाइट्रोजन होता है ना वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, फिर ये जो एसिड वगैरह बन के जो नीचे आते हैं ना वो मिट्टी में मिल जाते हैं। देखो मिलकर नाइट्रेट बनाता है जिसे पौधे अवशोषित करते हैं। ठीक है, वर्षा के साथ ये अम्ल भूमि में मिलकर नाइट्रेट बनाता है जिसे पौधे अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन का ये चक्कर हमारे वातावरण में निरंतर चलता रहता है। ओहो, जब वायुमंडल में नाइट्रोजन है, बिजली कड़की, ठीक है, ऑक्साइड बने, नाइट्रिक एसिड बना, वर्षा के साथ मिला, ठीक है, और नाइट्रेट बना दिया जो कि पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं और फ़ायदा कमाते हैं। और ये चक्कर लगातार चलता रहता है। तो आराम से कवर कर लोगे, बस खाली थ्योरी बस स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से इसको एक बार दिमाग में फंसा लेना है, हेटिंग और उसके बाद में लिखाना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी ये टॉपिक है हमारा। मेरे ख्याल से इससे इजी टॉपिक शायद इस चैप्टर का क्या, इस यूनिट का क्या, इस पूरी बुक में नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, औद्योगिक आ गया, इंडस्ट्रियल देख लो जरा 5वां नंबर। रासायनिक विधियों द्वारा भी क्या कर सकते हो आप, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हो, यानी कि नाइट्रोजन को आप नाइट्रोजनी यौगिकों में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अमोनिया का निर्माण हेबर विधि द्वारा। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर हाई चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब। तो ये जो नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, अमोनिया प्लस ऊर्जा उत्पन्न
होती है। मिल गया। देखो तो हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह वाला N2+3H2 450 डिग्री सेल्सियस ताप 200 वायुमंडलीय दाब अमोनिया बने प्लस उष्मा बन गया अमोनिया। इसका आप यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। हटाओ, ये कौन सा है, इंडस्ट्रियल मेथड है, पहला मेथड है। अब इसका जो सेकंड नंबर है वो है तुम्हारे पास साइनाइड विधि द्वारा। अब देखो ये जो साइनामाइड विधि द्वारा साइनामाइड जल से क्रिया करके अमोनिया देते हैं। साइनामाइड जैसे कैल्शियम कार्बाइड प्लस N2 है ये, जब इसको 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो ये बनागा कैल्शियम, ठीक है, डाइसाइनाइड, कैल्शियम डाइसाइनाइड, या बोल दो आप कैल्शियम साइनामाइड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एमाइड तो है ही नहीं इसमें, यानी कि साइनामाइड विधि द्वारा साइनामाइड, तो ये कैल्शियम साइनामाइड ही होगा। अब ये कैल्शियम साइनामाइड जो होता है वो जल अपघटन, जल से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर एग्जाम पेपर में ये रिएक्शन तुम देख के आओगे ना तो बहुत काम किए। जैसे देखो कैल्शियम कार्बाइड जब अमोनिया के साथ 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप हीट करोगे तो कैल्शियम साइनामाइड बनाएगा और कार्बन बाहर। अब ये कैल्शियम साइनामाइड जो होता है वो जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये अमोनिया का कंपाउंड बन गया जो कि पौधों को लाभ पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बन गया जो कि पौधों को लाभ पहुंचाता है। तो पहला मेथड हेबर विधि, दूसरा साइनामाइड विधि द्वारा। तो इन दोनों से आप नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हो, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्रोजनी यौगिकों में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जिनका यूज़ पौधे और जीव लाभ उठा सकते हैं जिनका यूज़ करके। चलिए एक नंबर हो रह गया लास्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के औद्योगिक परिक्रमों में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये तो सभी को पता है। देखो 1965 में प्रथम डाई नाइट्रोजन संकुल पेंटाएमीन, ठीक है, रुथेनियम धनायन प्राप्त किया गया। 1965 में प्रथम डाई नाइट्रोजन संकुल पेंटाएमीन रुथेनियम धनायन प्राप्त किया गया। अब कैसा, देखो यह है रुथेनियम ट्राइक्लोराइड, जब N2H4 के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं तो ध्यान देना Ru, ठीक है, बना और NH3 का होल 5 N2 आ गया, NH3 का होल 5 बनता है और N2 2+, रिएक्शन बैलेंस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है पेंटाएमीन, ठीक है बेटा, है तो रुथेनियम पेंटाएमीन, डाई नाइट्रोजन रुथेनियम पेंटाएमीन, ठीक है, डाई नाइट्रोजन संकुल पेंटाएमीन रुथेनियम धनायन प्राप्त होता है। इसका IUPAC नाम है डाई नाइट्रोजन पेंटाएमीन रुथेनियम, ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो इसकी, धनायन प्राप्त किया गया, ठीक है। इसको याद करो अच्छे से, और ये तीनों की तीनों रिएक्शन एग्जाम पेपर में देखे आना। एक तो हेबर विधि द्वारा, साइनामाइड द्वारा, और एक है हमारी 1965 द्वारा, ठीक है। 1965 में प्रथम डाई नाइट्रोजन जो ये हमने संकुल यौगिक बनाया। अब इसका यूज़ भी क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का फिक्सेशन में करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजीनेस की क्रिया विधि, ओहो, नाइट्रोजीनेस की क्रिया विधि, या आप बोल सकते हो मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजीनेस की क्रिया विधि। देखो नाइट्रोजीनेस की क्रिया विधि का मतलब ये होता है कि किस तरह से, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए एक शब्द आता है हमारा, ठीक है, यह है नाइट्रोजीनेज। नाइट्रोजीनेज, ध्यान देना, नाइट्रोजीनेज एंजाइम में मुख्य 4 एलिमेंट होते हैं। पहले 3 मेटल होते हैं, एक तो मोलिब्डेनम, आयरन और बेनेडियम। ये 3 मेटल होते हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है ना वो मोलिब्डेनम, उससे कम आयरन और सबसे कम बेनेडियम। सल्फर जो है ना एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, सल्फर भी आवश्यक होता है लेकिन एसिड के द्वारा ये विलुप्त हो जाता है। लेकिन 3 मेटल होते हैं और एक नॉन मेटल होता है। 3 मेटल कौन से होते हैं, यानी कि नाइट्रोजीनस एंजाइम में मुख्य 4 एलिमेंट होते हैं। पहला जो होता है 3 मेटल होते हैं, उस मेटल का नाम क्या है, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। उस मेटल का नाम है मोलिब्डेनम, आयरन एंड बेनेडियम, और एक सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजीनस में आयरन, मोलिब्डेनम तथा सल्फर मुख्य तत्व में सल्फर परमाणु अम्ल द्वारा आसानी से हटाए जा सकते हैं। तो सल्फर परमाणु को एसिड के द्वारा आसानी से हटा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, समझ गए। यानी कि नाइट्रोजीनेज एंजाइम में 4 एलिमेंट होते हैं, मोलिब्डेनम, आयरन, बेनेडियम और लास्ट में सल्फर हो गया। लेकिन नाइट्रोजीनियस जो हमारा है ये नाइट्रोजीनेज, ठीक है, नाइट्रोजीनेज में 3 एलिमेंट मुख्य हैं, एक मोलिब्डेनम, आयरन और एक सल्फर। बेनेडियम का नाम बहुत कम आता है, होता है पर इसका नाम बहुत कम आता है, ठीक है, और सल्फर को आप एसिड द्वारा हटा सकते हो। तो नाइट्रोजीनेज में आयरन, मोलिब्डेनम तथा सल्फर मुख्य तत्व होते हैं और सल्फर परमाणु को एसिड के द्वारा हटाया जा सकता है अगर आपको ज़रूरत पड़ी तब के लिए, है ना। चलो तो ये कवर करो, उसके बाद में आगे देखो नाइट्रोजीनेस
नाइट्रोजिनेज में दो प्रोटीन होती हैं, एक ऐसा बोलो, एक स्मॉल पार्ट होता है और एक लॉन्ग पार्ट होता है, ठीक है, एक लार्ज पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट एंड लार्ज पार्ट। तो नाइट्रोजिनेज में दो प्रोटीन होती हैं जिनका उपयोग N2 को NH3 में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। ध्यान देना, नाइट्रोजिनेज में दो प्रोटीन होती हैं, या आप दो कंपोनेंट बोल सकते हो, दो घटक बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि प्रोटीन बोलोगे, घटक बोल सकते हो, जिनका उपयोग आप नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉनों को, ऊर्जा के लिए ATP हाइड्रोलिसिस, यानी कि फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉनों, ऊर्जा के लिए ATP हाइड्रोलिसिस और प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। यानी कि फेरोडोक्सिन से चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऊर्जा के लिए ATP हाइड्रोलाइसिस एंड प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। इसके दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो मोलिबेडनम आयरन MOFE प्रोटीन, मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन। ध्यान देना बेटा, कौन सा, मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन। इसमें सक्रिय स्थल, ठीक है, आयरन मोलिबेडनम कोफैक्टर होता है, जहां N2 अपचयन होता है, N2 का अपचयन होता है। अरे यार, दो प्रोटीन होते हैं, एक छोटी वाली होती है, एक बड़ी वाली होती है, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। इनका यूज़ होता है नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए किया जाता है ना। चलो, तो लाइन पे ध्यान देना, इसके दो घटक होते हैं, दो घटक का मतलब दो प्रोटीन है। पहली जो होगी वो होगी तुम्हारे पास कौन सी, मोलिबेडनम आयरन, मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन। इसमें सक्रिय स्थल, ठीक है, आयरन मोलिबेडनम कोफैक्टर होता है, जहाँ नाइट्रोजन का अपचयन होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए P क्लस्टर भी होते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए P क्लस्टर भी होते हैं। ज़्यादा डिटेल से आपको करके नहीं आना, बनना तो बहुत बड़ा डायग्राम बनता है इसका यार, इसका डायग्राम बहुत बड़ा बनता है, छोटे मोटे डायग्राम मत समझना, ठीक है। तो इसमें सक्रिय स्थल आयरन मोलिबेडनम कोफैक्टर होता है, जहाँ N2 का अपचयन होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए P क्लस्टर भी होते हैं। अब एक चीज़ और मैं लिखवा दूँ आपके, ये लार्ज पार्ट होता है। ध्यान देना, जो मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन है ये लार्ज पार्ट होता है। इस प्रोटीन का अणुभार कितना होता है, 200 से 250 किलोग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। ये लार्ज पार्ट होता है, इसका जो अणुभार है वो 200 से 250 किलोग्राम प्रति मोल होता है। अगर ये भी तुम पेपर में लिख के आओगे ना तो भी काम चल जाएगा, ऊपर वाला ना भी लिखोगे। इसमें N2 का अपचयन होता है, इसमें P क्लस्टर होता है, ठीक है, कोफैक्ट यानी कि कोलेस्टर होता है, इस टाइप से जो होता है ये, यानी कि P क्लस्टर होता है इसमें, ठीक है, और N2 का अपचयन होता है, कोफैक्टर होता है। ये भी ना लिखोगे ना, अगर ये लाइन भी लिख दोगे कि लार्ज पार्ट होता है, ठीक है, इस प्रोटीन का अणुभार 200 से 250 किलोग्राम प्रति मोल होता है। तो टीचर को ये लगेगा कि बंदे ने सच में पढ़ रखा है और पढ़ के आया है, इसीलिए इतना दबा दबा के लिखा है। चलो आगे देखते हैं। अब एक छोटा वाला पार्ट आता है इसका, छोटा पार्ट आ जाता है इसका Fe प्रोटीन, ठीक है, Fe प्रोटीन। ये आयरन सल्फर प्रोटीन जो दाताओं यानी कि जैसे फेरोडोक्सिन, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, और ऊर्जा के लिए ATP हाइड्रोलाइसिस होता है, साथ में प्रोटॉन की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये आयरन सल्फर प्रोटीन जो दाताओं फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करता है। ध्यान देना, क्योंकि फेरोडोक्सिन से हमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो ये आयरन सल्फर प्रोटीन जो दाताओं फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है और ATP को क्या करता है, बांधता है। ये स्मॉल पार्ट होता है और इस प्रोटीन का जो अणुभार होता है ना 60 से 70 किलोग्राम प्रति मोल होता है। ये स्मॉल पार्ट्स होता है 60, और इस प्रोटीन का जो अणुभार है वो 60 से 70 किलोग्राम प्रति मोल होता है कुल। तो ऐसे ऐसे पॉइंट जो है ना, हेडिंग अच्छे से कवर करके जाओ, अपने आप लिख दोगे। जितनी सिंपल लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है नहीं है। तो बायोलॉजिकल 3, 4, 5 प्रकार के, पहला बायोलॉजिकल पढ़ो, ठीक है, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक, नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल में भी मेथड हो गए तुम्हारे पास। कौन से, हेवर मेथड, साइनामाइड मेथड, और 1965 में, ठीक है, एक जो संकुल बनाया गया वो वाला। तो ये तीनों की तीनों रिएक्शन देगा आओ, ठीक है, हेडिंग बाय हेडिंग अच्छे से लिख के आओ। आई होप कि पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक कम वाली जिसको आप आयरन प्रोटीन बोलते हो, एक ज़्यादा वाली जिसको आप आयरन मोलिबेडनम प्रोटीन कहते हो, ठीक है। नहीं समझो यार बात को, अणुभार दोनों के याद करो सही करके। अरे यार बड़ा इजी है, बताओ क्या है इस टॉपिक में, क्या है इस टॉपिक में, सर क्या ना है इस टॉपिक में है भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो ये यहाँ पर एक रिएक्शन आपको देखना ध्यान से, एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी इस समय, ये वाली रिएक्शन जो मैंने बनाई है ये वाली, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, फिर 8H प्लस 16 ATP, फिर वो अमोनिया में चेंज हो गया, हाइड्रोजन बाहर हो गई, और 16 ADP एडोनिसिन डाइफॉस्फेट बना, और 16 प्रोटीन यानी कि प्रोटॉन मान लो उसको P,
ठीक है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन आप देखे आना, अगर देखे आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वरना कोई बात नहीं है। देखो अब जरा ध्यान देना, आधुनिक तकनीकियों द्वारा ज्ञात होता है कि मोलिब्डेनम के चारों ओर अनेक सल्फर परमाणु, मोलिब्डेनम के चारों ओर, आधुनिक तकनीकी द्वारा ज्ञात होता है कि मोलिब्डेनम के चारों ओर ध्यान देना, आधुनिक तकनीकियों द्वारा ज्ञात होता है कि मोलिब्डेनम के चारों ओर अनेक सल्फर परमाणु, ठीक है, अनेक सल्फर परमाणु। ये डायग्राम अच्छा नहीं दिखाई दे रहा आपको, डायग्राम सर नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दिया, ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, अरे यार क्यों दिखाई नहीं दूंगा। तो मोलिब्डेनम के चारों ओर सल्फर परमाणु जो होते हैं वो 2.35 एंगस्ट्रॉम के ऊपर जीरो लगा दो, ठीक है, 2.35 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि मोलिब्डेनम के चारों ओर। आराम से डायग्राम बना सकते हो, अगर डायग्राम आपने बना दिया नंबर पूरे हैं, कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, चाहे कितना भी बड़ा टीचर कॉपी चेक कर रहा हो, कितना भी धुरंधर टीचर कॉपी चेक कर रहा हो, पर नंबर आपका नहीं हिलने वाला अगर आपने डायग्राम बना दिया तब, ठीक है। बाकी थ्योरी में नंबर काट सकता है क्योंकि आपने जो मेन चीज़ है वो नहीं करी। तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो। मोलिब्डेनम के चारों ओर सल्फर परमाणु 2.35 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर प्रेजेंट है, कोई एक सल्फर नहीं, अनेक सल्फर, जरा ध्यान दो, हैं, ठीक है। इसमें मोलिब्डेनम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कभी भी नहीं बनता है, लेकिन हाँ आयरन सल्फर बॉन्ड बन जाते हैं। देखो आयरन और सल्फर बॉन्ड बनते हैं, इसमें एक आयरन सल्फर समूह भी है। इस आधार पर नाइट्रोजिनेज की एक कल्पित संरचना निम्नलिखित है। ये कल्पित संरचना है, ये मत सोचो कि रियल संरचना है, ऐसी हो सकता है, नाइट्रोजिनेज ऐसा हो सकता है, ठीक है। यानी कि मोलिब्डेनम के चारों ओर अनेक सल्फर परमाणु 2.35 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर प्रेजेंट हैं। मोलिब्डेनम ऑक्सीजन बॉन्ड कभी नहीं बनता, लेकिन आयरन सल्फर ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, अतः नाइट्रोजिनेज की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। इधर एक डिब्बा बनाओ, इधर एक डिब्बा बनाओ बीच में, ठीक है, मोलिब्डेनम डाल के सल्फर बन जाएगा बड़ा आसानी से। अरे कवर कर लोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट ना है, आराम से कवर कर लोगे। कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है? किसने कहा कि सर नाइट्रोजन फिक्सेशन एक डिफिकल्ट टॉपिक है? ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। और बाकी नाइट्रोजन साइकिल एग्जाम पेपर में आपसे पूछता नहीं है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड इसमें करा नहीं है। तो यहाँ तक कवर करो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, ये सब कुछ कवर करो अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।